Hello everyone, welcome to Lakshya RAS, and today we will be starting with our topics of current affairs. As we have recently seen कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने या तमिलनाडु असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट द गवर्नर, और असेंबली ने रेजोल्यूशन पास करके प्रेसिडेंट साहब को ये रिक्वेस्ट किया है कि आप जो गवर्नर है तमिलनाडु के उनको ये आदेश दीजिए कि एक समयबद्ध तरीके से उनके जो भी लॉज पास किए हैं असेंबली ने उनको वो असेंट दे या अपनी असेंट जो है विथहेल्ड करे। क्या हो रहा है कि गवर्नर ने कुछ ऐसे तमिलनाडु असेंबली ने बिल्स पास किए थे, जैसे एक बिल पास किया जिसमें वो अपने आप को नीट जो एंट्रेंस टेस्ट है मेडिकल के लिए उससे अपने आप को बाहर रखना चाहते थे। दूसरा उन्होंने पास किया फॉर द इंक्रीजिंग इन रिजर्वेशन का जो EWS वाला कोटा था उसको हटा के दे डोंट वांट इट टू बी गिवन टू EWS। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तो स्टालिन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट भी आया है कि जो EWS को जो रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिक बेसिस पे कभी भी सोशल वेलफेयर नहीं किया जा सकता और ये एक गलत धारणा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब असेंबली और या जो गवर्नमेंट है और गवर्नर है उन दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तो वहाँ की असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि जो गवर्नर है उनको प्रेसिडेंट साहब को ये आदेश करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उनको जो भी बिल पास किए हैं असेंबली ने उनको असेंट दें। इसलिए आज के हम इस टॉपिक में हम लोग ये न्यूज़ के बजाय ये देखेंगे कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो क्या है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, उसके टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होते हैं, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस फॉर समबडी टू बी ए गवर्नर, सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी, उसकी पावर्स क्या है, एंड व्हाट रेफरेंसेस फर्दर वी कैन रीड अबाउट गवर्नर। ये आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन विथ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। अगर हम लोग ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करें तो आर्टिकल 153 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, देखो अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो एक तो आता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा आता है लेजिस्लेचर, एंड थर्ड इज स्टेट लेवल जुडिशरी। जब हम लोग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो आर्टिकल 153 बोलता है कि जो है एग्जीक्यूटिव इसका जो एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, एंड आर्टिकल 163 में ये बोला है कि जो गवर्नर होगा वो ही विल बी वर्किंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करेगा। जो इसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस दे रखा है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऐसा दे रखा है कि जब तक गवर्नर का असेंट उस बिल को नहीं मिल जाता, कोई भी असेंबली ने बिल पास किया, उस बिल को एक्ट बनने के लिए एक जो बिल है उस जब असेंबली में आता है, कोई प्रपोजल आता है कोई कानून बनाने के लिए तो उसको बिल बोलते हैं, और जब वो बिल जब तक एक्ट नहीं बनता है तब तक कि गवर्नर उसको अपनी असेंट ना दे दे, राइट, या फिर गवर्नर उसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे और प्रेसिडेंट उसको असेंट दे दे, दोनों सिचुएशन में वो एक्ट बन जाएगा। तो लेजिस्लेचर ने कोई भी बिल पास किया उसको गवर्नर की असेंट जरूरी है एक्ट बनने के लिए, राइट। तो इसमें 153 क्रिएट्स द ऑफिस ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 153 में जो गवर्नर का ऑफिस है उसके बारे में बात की गई है। ईच स्टेट शेल हैव ए गवर्नर, ये कंपल्सरी है कि जो भी स्टेट इंडिया में है उसका गवर्नर हो, हर स्टेट का एक गवर्नर होना ही चाहिए। पर एक गवर्नर जो है वो एक से ज्यादा स्टेट्स का बनाया जा सकता है, मतलब 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, मतलब एक ही इंसान को एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो पंजाब का गवर्नर है वही चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर है। पहले शुरुआत में जब अलग अलग बाइफरकेट किया गया तब पंजाब और हरियाणा का गवर्नर एक ही था। जैसे अगर हम लोग आज बात करें जो तमिलनाडु का गवर्नर है वही पौंडीचेरी का, जो तेलंगाना का टुडे जो तेलंगाना के गवर्नर है वही पौंडीचेरी के गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एक से ज़्यादा स्टेट्स के एक ही इंसान को एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे प्रभा राव हिमाचल और राजस्थान दोनों की गवर्नर एक साथ में रही। देन देवानंद कंवर
बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों के गवर्नर एक साथ में रहे। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर। ये देखो कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है एक स्टेट गवर्नमेंट के पास में, वो सब के सब गवर्नर के अंदर वेस्टेड रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उस सरकार को कोई भी अगर काम करना है तो वो किसके नाम पे करेगी? एवरी वर्क शुड बी डन ऑन द नेम ऑफ गवर्नर। जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ रेजोल्यूशन पास कर रही है या कुछ लॉज बना रही है या कुछ रूल्स बना रही है, अल्टीमेटली दैट हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ, it would be done on the basis of what? It would be done on the basis of governor giving his assent to such views। या फिर जब वो लिखा हुआ भी आएगा तो ऐसा आएगा, माननीय गवर्नर की अनुमति से ये डिपार्टमेंट ऐसी अधिसूची जारी कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी वेस्टेड विथ द गवर्नर। एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या हुआ? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के दो तरीके की पावर्स दे रखी है, जिसमें एक तरीके की पावर तो है जिसमें डिस्क्रिशन है गवर्नर का कोई भी काम करने के लिए। जैसे आर्टिकल 163 में जहां ये दे रखा है कि गवर्नर जो है ही शुड वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अनलेस टिल द पॉइंट इट इज रिक्वायर्ड फॉर हिम टू वर्क इन द डिस्क्रिशन। मतलब क्या हुआ कि जब तक कि गवर्नर को ये नहीं लगता कि मेरे डिस्क्रिशन में मुझे कोई काम करना है, तब तक उन्हें एड एंड एडवाइस पे काम करना है। किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। पर ये डिसाइड कौन करेगा कि अब डिस्क्रिशन पे काम करना है? ये डिसाइड करने की जो पावर है वो भी गवर्नर को ही दे रखी है। मतलब इस हिसाब से तो गवर्नर को इतनी पावर है कि वो अपने डिस्क्रिशन पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई भी बात माने या ना माने। पर बहुत सारे केस लॉज ऐसे हुए कि हर केस लॉ के बाद में बहुत सारी चीज़ें बदली है, और अब ऐसा माना जाता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहां पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम ना करते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे ही काम करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स उस पर आ चुकी है। कुछ मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जहां गवर्नर अपने जो डिस्क्रिशन है उस पर काम करता है। तो दो तरीके की एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसके पास। एक तो है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा क्या है? डिस्क्रिशनरी फंक्शंस है। डिस्क्रिशनरी फंक्शंस कैसे हो जाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि एक हाउस है, अभी इलेक्शंस हुए और किसी भी पार्टी को जो है मेजोरिटी नहीं मिली। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर टू इनवाइट वन ऑफ देम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब कोई भी पार्टी को अगर जो है बहुमत नहीं मिला है इलेक्शन में, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की कि वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को एक सरकार बनाने के लिए बुलाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, उससे अगर काम करना है ही हैज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पर अब किसी के पास मेजोरिटी नहीं है तो देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? तो अब तो वो अपने डिस्क्रिशन पे ही काम करेगा, राइट? देन इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो गवर्नर होता है उसको वैसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है कि ही हैज बिकम द एजेंट ऑफ सेंटर टू इनटू द स्टेट। जो क्या है? वो एजेंट है किसका? स्टेट, सेंटर का इनटू द स्टेट। और वो एक बहुत ही क्रिटिकल लिंक है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ही इज दैट ब्रिज बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स, राइट? ही इज द ब्रिज बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स। जब हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, हाउ गवर्नर इज बीइंग अपॉइंटेड, तो आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर को? गवर्नर ऑफ द स्टेट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट साहब अपने जो आदेश से अपने सिग्नेचर के साथ में अपॉइंट करेंगे एक गवर्नर को। इसमें अलग अलग केस लॉज हुए इनके अपॉइंटमेंट को लेके, जिसमें पहला केस जो हम लोग के ध्यान में आता है वो है हरगोविंद वर्सेस रघुकुल। क्या है ये? हरगोविंद वर्सेस रघुकुल। इसमें क्या डिक्लेयर किया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिस एंड इज नॉट अंडर कंट्रोल और अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ? देखो, ऑफिस ऑफ गवर्नर इज ए इंडिपेंडेंट ऑफिस एंड इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और सबऑर्डिनेट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, यहां पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात की जा रही है, तो गवर्नर ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव हेड कौन हुआ, अगेन इट इज द प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट विल बी एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हरगोविंद वर्सेस रघुकुल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर का ऑफिस जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ये ये सबऑर्डिनेट नहीं है प्रेसिडेंट के ऑफिस के, मतलब ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इसलिए अगर हम लोग देखें, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, जब आप एक पद पे रहते हुए ऐसी सरकार में ऐसा कोई दूसरा पद लेते हैं जिसके मॉनिटरी बेनिफिट्स या किसी भी प्रकार के बेनिफिट्स आपको होंगे जो आपके इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है, उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। अब बात यह है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं है, इसकी कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, ना संविधान में इसकी व्याख्या की गई है, ना ही इसको कोई एक्ट पास करके इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फिर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में एक कुछ गाइडलाइंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर ये चीजें है तो हम लोग उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे तो फिर तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब गवर्नर को तो अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, देन ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के अंडर में एम्प्लॉयमेंट ले रहा है। तो इसी को क्लियर करने के लिए बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली इस केस में, हरगोविंद वर्सेस रघुकुल में, कि जो गवर्नर का ऑफिस है ना, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, इट इज नॉट ए ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए आप गवर्नर को इस बात के ऊपर नहीं डिस्क्वालीफाई कर सकते कि वो अपॉइंटेड थे बाय द प्रेसिडेंट और इट इज नॉट ए गवर्नमेंट ऑफिस। देन सूर्या नरेन चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में एक केस और हुआ। इस केस में जो प्रेसिडेंट, इस केस में क्या कहा जुडिशरी ने कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर एज रेसिड्यूरी पावर अंडर आर्टिकल 248 विद एंट्री 97 ऑफ लिस्ट 1 इन 7th शेड्यूल। मतलब क्या हुआ कि अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर, वो कौन बनाएगा, ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो कौन बनाएगा। इसको लेके कहीं भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 में या लिस्ट 3 में कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं थी कि कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, पर हम लोग को ये पता है कि आर्टिकल 248 में पार्लियामेंट को क्या रेसिड्यूरी पावर्स दी गई है, मतलब ऐसी पावर्स जो ना तो लिस्ट 1 में है, ना लिस्ट 2 में है, ना ही लिस्ट 3 में, मतलब ना यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में है। ऐसी पावर्स जो है वो रेसिड्यूरी पावर्स है। आर्टिकल 248 में रेसिड्यूरी पावर्स पे कानून बनाने की पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। इसीलिए इस केस में सूर्या नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस Parliament has power to make rules and regulations regarding the office of governor as it is a residuary power under Article 248 of the Constitution. अब बात करते हैं इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस की, कि गवर्नर के ऑफिस के टर्म्स कैसे होंगे, कब तक वो उसको होल्ड करेंगे, वो रिजाइन कैसे करेंगे, उनको कैसे हटाया जा सकता है। ऑल दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 156 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करता है। इसमें ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है। क्या है, ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज 5 years, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज 5 years। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब अगर जो मैंने पहली बात यहां बोली कि होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब तो ये हुआ जब तक प्रेसिडेंट खुश है वो ऑफिस में रहेंगे, फिर हटा दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से तो ये होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years जो है वो गलत होना चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 156 में टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर में ये बात स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इट इज मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ही होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन उसने अपने ऑफिस में एंट्री की है उससे 5 साल तक वो ऑफिस में रहता है। पर
उसके साथ में ही ये बात भी बोली गई है कि ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब आइडियली ही शुड बी वर्किंग फॉर 5 years, बट जिस ऑफिस में वो है वहां से उनको ट्रांसफर किया जा सकता है या उनको हटाया जा सकता है बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो दोनों चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगर इस स्टेटमेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज 5 years, देन इट इज करेक्ट स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 156। नेक्स्ट इज, ये जो सूर्य नरेन और जो रघुकुल तिलक जो थे गवर्नर ऑफ राजस्थान थे, और सूर्य नरेन चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है उसमें ये बात मेंशन की गई कि देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फॉर द गवर्नर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम विदड्रॉइंग द प्लेजर। यहां देखो, ही शुड होल्ड ऑफिस फॉर द टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, पर सूर्य नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रघुकुल तिलक जो गवर्नर ऑफ राजस्थान थे उनको हटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सही ठहराया। उनका कहना क्या था कि ठीक है, इसमें 5 साल तक उनको ऑफिस में रहना है, बट देन ही होल्ड्स दैट ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और उसको कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है कि एक बार गवर्नर बना तो 5 साल तक गवर्नर रहेगा। जब भी प्रेसिडेंट चाहे तब अपनी प्लेजर विड्रॉ करके उनको हटा सकते हैं। ही मे ऑल्सो रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अब बताओ, दुनिया में क्या होता है, जिसने आपको अपॉइंट किया है, आपको अगर रिजाइन करना है तो उन्हीं को आप रेजिग्नेशन लेटर लिखोगे। जिसने आपको अपॉइंट किया है उसी को तो रेजिग्नेशन लेटर लिखेंगे। इसलिए गवर्नर को अगर रिजाइन करना है तो उन्हें किसको रिजाइन करना पड़ेगा? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को वो लेटर लिखेंगे, अपना रेजिग्नेशन लेटर विल बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। अब आप लोग के कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर स्पीकर तो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करने के लिए बोलता है, और आपने अभी बोला कि जो जिसने हमें अपॉइंट किया है जनरली उसी को हम लोग रेजिग्नेशन देते हैं, तो फिर ये कैसी बात हुई? अब ये डिबेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थी, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कब से मेंशन्ड है? जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये बात उसमें डाली कि स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन करेगा। राइट नाउ इस पे आर्ग्यू करते हुए जो BR अम्बेडकर जी थे उनका ये मानना था कि देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि गवर्नर जो है, जो स्पीकर है, वो रिजाइन करे। वो किसको रिजाइन करे? आइदर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, पर BR अम्बेडकर जी का ये मानना था कि ये एक अलग तरीके की व्यवस्था हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जिसने अपॉइंट किया है उसी को हम लोग अपना रेजिग्नेशन पत्र देते हैं। अब स्पीकर को अपॉइंट किसने किया है? हाउस ने। जो भी असेंबली है उसी ने उसको अपॉइंट किया है स्पीकर को। तो स्पीकर को रिजाइन किसको करना चाहिए? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं को रेजिग्नेशन देना चाहिए। पर इतने सारे लोगों को एक साथ अलग अलग इंडिविजुअली वो रेजिग्नेशन पत्र दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर दे भी दे तो सब फिर एक्सेप्ट करे ना करे, फिर मेजोरिटी ने उसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, दैट विल अगेन बी इशू। तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को क्यों ना ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दे जिसको भी लोकसभा ने ही नियुक्त किया है। वो कौन है? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर का भी इलेक्शन लोकसभा नहीं किया है और स्पीकर का इलेक्शन भी लोकसभा नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं पूरे हाउस को। तो मतलब क्या हुआ? जब स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन दे सकते हैं, क्योंकि वो हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को रिजाइन कर सकते हैं। राइट, सो प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू। वो प्रिंसिपल यहां भी चलता है कि जिसने आपको अपॉइंट किया है उसी को आप रेजिग्नेशन देने चाहिए। तो ही मे रिजाइन बाई एड्रेसिंग इट टू द प्रेसिडेंट। सेल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल ही सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। मतलब ये 5 साल का इसका टेन्योर है, पर ऐसा नहीं है कि 5 साल होते ही खत्म हो जाएगा। ऐसा क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना ही चाहिए। हर स्टेट का एक गवर्नर होना ही चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं है कि 5 साल होते ही मान लो सरकार ने कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं किया है। अगर 5 साल होते ही सरकार ने कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं किया है तो फिर क्या? देन व्हाट? तो इसलिए जब तक कि अगला गवर्नर ऑफिस में नहीं आ जाता है तब तक, वो 5 साल होने के बाद भी जब तक अगला गवर्नर ऑफिस में नहीं आ जाता है तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। पर जनरली क्या होता है कि जैसे 5 साल किसी गवर्नर की हुई तो जो भी एडजेसेंट या आसपास के स्टेट का कोई भी गवर्नर है उसको टेम्पररीली जो है गवर्नर बना दिया जाता है ताकि वो अपना ऑफिस खाली कर सके। नेक्स्ट इज
the qualification, the Constitution of India mentions certain qualifications for somebody to be the governor. क्या क्वालिफिकेशन दे रखी है गवर्नर बनने के लिए? द क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है, और वो क्या है? ही मस्ट बी, दो ही क्वालिफिकेशन है इंडिया में गवर्नर बनने के लिए। पहली चीज तो ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सिटीजन होना अनिवार्य है उनके लिए। दूसरा, मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र उन्हें कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब देखो, ये एज वाला खेल जो है वो बहुत आता है, और कई बार हम लोग क्वेश्चंस इसी में गलत कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एज लिमिट क्या है? 25 ईयर्स, अगर मेंबर बनना है तो। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो कितनी एज है? 30 ईयर्स। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है या गवर्नर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। दिस इज द एज लिमिट। अब अगर तीसरा लेयर ऑफ गवर्नमेंट भी है, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको सरपंच बनना है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जाना है, पीआरआई में जाना है, तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। अब आपको एज लिमिट ये सारी पता है, फिर भी हम लोग जब यूपीएससी या आरपीएससी की परीक्षाओं में जब बैठते हैं तो ये सब पता होने के बाद भी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं। क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडिया में कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ ही इज एलिजिबल टू वोट, कैन बी कंसिडर्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। मतलब कि जिसने जो एलिजिबल है वोट करने के लिए और कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है एज ए वोटर, ही इज रजिस्टर्ड एज ए वोटर समवेयर एंड इज सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन ही बी इलेक्टेड टू लोकसभा, राइट? अब ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि देखो सिटीजन ऑफ इंडिया है और एलिजिबल है वोट करने के लिए भी, तो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रजिस्टर्ड भी है, तो फिर लोकसभा का इलेक्शन वो लड़ सकता है। बट दैट इज वेयर इट गोज रॉन्ग, क्योंकि इंडिया में वोट करने की एज है 18 ईयर्स। 18 साल का जब बच्चा बड़ा होता है तो वो तो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है इलेक्शन कमीशन के पास में, और उसको वोटर आईडी भी मिल जाएगी। पर वो 18 साल का वो तो कर सकता है, पर 18 साल का जो है लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो ये जो 18 साल से 25 साल के बीच का गैप है, तब तक वो वोट कर सकता है पर लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो इसलिए मैं ये एज आपको बता रहा हूं कि इसमें दो क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 साल की उम्र कंप्लीट हो जानी चाहिए। आर्टिकल 158 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। किसी को गवर्नर बनना है तो कुछ कंडीशंस है जो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी। क्या क्या है? पहली जो कंडीशन जो उनको फुलफिल करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी? दैट ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ एनी हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। मतलब जब उन्हें गवर्नर बनाया गया है तो ना तो वो उस स्टेट के बल्कि इंडिया में किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के या पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। वो कंडीशन ऑफ वो कहां दे रखी है? इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड कंडीशन दे रखी है, सेल नॉट हेल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अभी मैंने बताया आपको, ऐसा कोई भी पद जिसमें ऐसा कोई भी बेनिफिट उनको हो सकता है जिससे उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो अफेक्ट हो सके, तो ऐसा कोई भी पद उनके पास नहीं होना चाहिए। अब एक लॉ पास किया है पार्लियामेंट में जिसको पांच या 6 बार अमेंड किया गया है, और उसमें अलग अलग ऑफिसेज उसमें डाले गए हैं कि इस ऑफिस को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। वो है प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट। देन आर्टिकल 158 क्लोज 4 में जो है क्या दे रखे? ये कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट में ही है। क्या दे रखे? emoluments and allowances of government shall not be diminished during his term of office। गवर्नमेंट नहीं, ये गवर्नर होगा कि जब गवर्नर ने अपनी ऑफिस जो है वो ऑफिस में आए हैं तब से लेकर जब तक वो अपनी ऑफिस में रहते हैं तब तक उनके एम्यूलमेंट्स जो भी है, उनकी जो भी सुख सुविधाएं उनको दी जाती है या जो भी अलावेंसेज उनको दिए जाते हैं,
वो सबको क्या करना चाहिए, वो सबको कम नहीं कर सकते, आप बढ़ा सकते हो पर कम नहीं कर सकते। वाई? इट हैज बीन डन टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर का ऑफिस है उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर को रिमूव कैसे किया जाएगा। इसमें बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2010, बीपी सिंगल और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केस हुआ 2010 का। इसमें कोर्ट का क्या कहना था कि डज नॉट डिस्पेंस विद द नीड फॉर ए कॉज फॉर विड्रॉवल ऑफ प्लेजर। मतलब क्या हुआ, द गवर्नर सेड दैट इट डज नॉट डिस्पेंस विद द नीड फॉर ए कॉज फॉर विड्रॉवल ऑफ प्लेजर। मतलब कि बीपी सिंगल वाले केस में जब गवर्नर को हटाया गया था तो प्लेजर जो है, अब ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, अब प्रेसिडेंट जब चाहे तब अपनी प्लेजर को हटा सकता है। पर कोर्ट ने ये बोला कि इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आप प्लेजर इनके साथ अपनी खुशी ना रहो या खुश ना रहो, राइट। सो वो विड्रॉवल के लिए कोर्ट ने ऐसा कहा था। ए डिसीजन टू रिमूव ए गवर्नर कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड, मतलब किसी गवर्नर को हटाया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है क्या, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। जब गवर्नर को हटाया गया है तो इट कैन बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। एंड मेयर रीजन दैट ए गवर्नर इज ए वेरिएंट with the policies and ideologies of central government or that of central government has lost confidence in him or her is not sufficient ground for removal of governor। मतलब आप गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ इस बात से नहीं हटा सकते कि गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं कर रहा है या फिर he is not in variance in accordance with the ideology of central government। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी रिसेंटली फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, और फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय आप लोग को अगर याद है तो एक ऐसे गवर्नर थे जो कि गवर्नर ऑफ मेघालय थे जिनका नाम सत्यपाल मलिक। ही वाज राइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लिख रहे थे, बोल रहे थे बार बार मीडिया में, पर उनको हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया गया? कुछ सेक्शंस ऑफ लोगों का तो मानना है कि उन्हें नहीं हटाया गया क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उस समय की वो एक मैच्योरिटी दिखा रही थी। पर कुछ लोगों का मानना है क्योंकि बीपी सिंगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ एग्री ना करना या उनकी आइडियोलॉजी के साथ एग्री ना करना ग्राउंड नहीं है एक गवर्नर को हटाने के लिए, राइट। दैट हैज बीन सेड इन दिस। सरकारिया कमीशन बनाया गया 1983 में और सरकारिया कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। सेंटर स्टेट रिलेशंस को अगर अच्छा करना है आपको तो कुछ रिकमेंडेशंस उसने दी और उस रिकमेंडेशंस में उन्होंने ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में भी कहा। उनका कहना था कि 1967 के बाद में ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बीन हाईली पॉलिटिसाइज्ड एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर इम्प्रॉपर रीजंस। मतलब क्या हुआ कि 1967 के बाद में ऑफिस ऑफ गवर्नर को इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल ऑफिस बन गया है। नाउ लेट्स सी कि क्या रिकमेंडेशंस उन्होंने दी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर को लेके। उन्होंने बोला कि ही शुड बी एन एमिनेंट पर्सन, ऐसे ही किसी को भी गवर्नर नहीं बनाना चाहिए। हमें गवर्नर को अपॉइंट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ही शुड बी फ्रॉम सम वॉक ऑफ लाइफ, बहुत ही अच्छा किया होना चाहिए उन्होंने किसी ना किसी फील्ड में अपने जीवन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, सो ही इज समबडी हु शुड बी मेड प्रेसिडेंट। जैसे अगर हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो सी इज समबडी हु शुड बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट। सिमिलरली अगर हम लोग किसी को गवर्नर की बात कर रहे हैं तो वो एक he should be somebody who has done some incredible work in some walk of life, so he should be a eminent person. When I am saying he, then comes C, right? He or she. Then must be a person from outside the state. देखो जो इंसान है उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसको हम लोग गवर्नर बना रहे हैं वो उस स्टेट का नहीं है, क्योंकि वो अगर उस स्टेट का है तो वो भी वोटिंग करेंगे वहां पर, और अगर कोई इंसान वहां पर वोटिंग कर रहा है तो हाउ कैन ही बी न्यूट्रल, क्योंकि उसको एक पार्टी या दूसरी पार्टी के खिलाफ तो वोट करना ही पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू एंश्योर दिस, ये रिकमेंडेशन है, राइट। वी हैव टू एंश्योर दैट द पर्सन इज आउटसाइड फ्रॉम द states which is not the same as the current one. Then not have participated in active politics for at least some time before his appointment. मतलब क्या हुआ कि हम लोग को पॉलिटिशियन जो है उसको गवर्नर नहीं बनाना चाहिए।
अगर आपको बनाना है तो ऐसे इंसान को, पॉलिटिशियन को गवर्नर बनाओ जिसने पिछले कुछ सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लिया है, मतलब इलेक्शन नहीं लड़ा है, कैंपेन नहीं किया है, ऐसे इंसान को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो मनोज सिन्हा जी है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, अगर उनकी बात करें हम लोग, तो उन्होंने गवर्नर बनने से पहले ही अपनी राजनीति लगभग छोड़ दी थी, राइट। सो ऐसे पर्सन को अगर पॉलिटिशियन को बनाना है तो ऐसे को बनाओ हु इज नॉट एक्टिव पॉलिटिशियन। देन should be a detached figure, detached person and not too intimately connected with the local policies of the state। मतलब वो ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपने आप को अलग कर चुका है वहां की पॉलिटिक्स और राजनीति से। should be appointed in consultation with the chief minister of the state, vice president of India and speaker of लोक सभा। मतलब जो गवर्नर को अपॉइंट करना है तो उसमें कम से कम उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की राय लेनी चाहिए, और जहां तक कोशिश हो उस चीफ मिनिस्टर की राय के अकॉर्डिंग ही उन्हें बनाना है, क्योंकि दोनों को साथ काम करना है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को। अगर हम लोग ऐसे ही किसी को भी गवर्नर बनाएंगे, क्या पता कल को उनके बीच में टसल हो और वो एक बड़ा इश्यू बन सकती है। इसलिए जो कंसल्टेशन तो जरूरी है चीफ मिनिस्टर के साथ में, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया सरकारिया कमीशन ने। इन्होंने दो और रिकमेंडेशन की। अपॉइंटमेंट शुड बी मेड फ्रॉम ए पैनल टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्टेट लेजिस्लेचर है, वो एक पैनल प्रिपेयर करेगी। जैसे ये तमिलनाडु सर के उसने ये लिस्ट बना दी 1 2 3 4 5। नाउ इफ somebody from these 5 should be appointed as governor of तमिलनाडु, जो कि कंसल्ट किया जाना चाहिए किसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके पांचों में से किसी को बना दो। जब इनका टर्म खत्म हो गया तो इनको बना दो। सो दैट शुड बी फॉलोड। एक पर्टिकुलर वो होना चाहिए, किसी को भी नहीं बनाना ऐसे ही। देन फ्रॉम ए पैनल टू बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और इनवेरिएबली बाय चीफ मिनिस्टर। या तो स्टेट लेजिस्लेचर का एक पैनल बनाना चाहिए या इट शुड बी ए पैनल मेड बाय द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने गवर्नर के रिमूवल को लेके भी कुछ रिकमेंडेशंस दी। उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी कि जो टेन्योर है गवर्नर का, अब देखो यहां प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिखा है, 5 साल आपने बोला है, पर ही शुड बी अलाउड टू कंप्लीट हिज टेन्योर। आइडली उनको अपना टेन्योर कंप्लीट करने की अनुमति देनी चाहिए, उनको ये फ्रीडम देना चाहिए। एंड इट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड इन बिटवीन। टेन्योर ऑफिस मस्ट बी गारंटीड एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस। कुछ ऐसा बहुत ही कंपेलिंग रीजन है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हमें ऑफिस ऑफ गवर्नर मतलब गवर्नर को ऑफिस से नहीं हटाना चाहिए। देन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर शोइंग कॉज अगेंस्ट द ग्राउंड ऑन विच ही इज सोट टू बी रिमूव्ड। मतलब एक गवर्नर को हटाना है, अगर आपको ऐसी जरूरत भी पड़ गई तो गवर्नर को एक रीजनेबल समय देना चाहिए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो बता सके कि क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए उन्हें। In case of such a termination or resignation of governor, the government should lay before both the House of Parliament a statement explaining the circumstances leading to such removal। मतलब अगर आपने हटाया, अगर आपने एक गवर्नर को हटाया है तो जो सेंटर की लेजिस्लेशन है उसके सामने, मतलब पार्लियामेंट के सामने जो गवर्नमेंट है उसको ये स्टेटमेंट रखना चाहिए, ग्राउंड्स बताने चाहिए कि क्यों हटाना पड़ा। देन after demitting his office, the person appointed as governor should not be eligible for any appointment। मतलब उन्हें जब भी गवर्नर वहां से निकले, अपनी गवर्नर ने 5 साल के बाद ऑफिस खाली किया, तो वो किसी भी प्रकार से और कोई भी ऑफिस लेने के हकदार नहीं होने चाहिए, एलिजिबल नहीं होने चाहिए। इसका उन्होंने बताया कि कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि या तो वो गवर्नर ही फिर से सेकंड टर्म एज ए गवर्नर अपॉइंट किए जाए, या ही कैन गो फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे केसेस में उनको एक्सेप्शन देनी चाहिए, बाकी और किसी भी ऑफिस के लिए उनको एलिजिबल नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एक क्रिएट करता है इशू कि अगर गवर्नर को पता है कि सेंटर कल को उनको एक मिनिस्टर बना सकती है, सो व्हाई विल ही एक्ट इन फेवर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और स्पेशली जब स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरी रूलिंग पार्टी की है तो, राइट। एट द एंड ऑफ हिज टर्म रीजनेबल पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट शुड बी प्रोवाइडेड। एक रीजनेबल पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट उनको दिया जाना चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अगर हम लोग पावर्स की बात करें, व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नर, तो ही हैज सम एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड सम लेजिस्लेटिव पावर्स। अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट इज रेस्टेड विद द गवर्नर। देन
आर्टिकल 162 में इट एक्सटेंड्स टू द मैटर्स विद रेस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव पावर्स तक एक्सटेंड होती है। एंड आर्टिकल 166 ऑल एक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर। कोई भी एक्शन लेना है स्टेट गवर्नमेंट को वो गवर्नर के नाम पे होना चाहिए। देन देर आर सम लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? पहला 166 गवर्नर इज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। जैसे पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट का हिस्सा कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट कौन होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर। तो गवर्नर इज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 171 दैट ही नॉमिनेट्स 1/6 ऑफ द मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो स्टेट में किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती है, 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, उसमें 1/6 ऑफ मेंबर्स को नॉमिनेट करता है कौन? इट इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। देन आर्टिकल 174 ही मे समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो समन किया जाता है, सेशंस बुलाए जाते हैं हाउस के, वो कौन बुलाएगा? आर्टिकल 174 में गवर्नर बुलाएगा। आर्टिकल 174 क्लोज 2 में ही में प्रोरोग द हाउस, मतलब खत्म कौन करेगा सेशन को? इट विल बी डन बाय द गवर्नर ओनली। और आर्टिकल 200 में गवर्नर हैज ए राइट टू रिजर्व बिल फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 200 में गवर्नर को जनरली जो भी लॉ पास हुआ है उसको असेंट या विदहेल्ड करना चाहिए गवर्नर को, पर कुछ बिल ऐसे होते हैं जो जिनको वो रिजर्व करता है। किसके लिए? फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का असेंट उसको मिलना चाहिए। तो ऐसे ही पावर्स किसमें दे रखी है? आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है। इसीलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों अब ये इसमें असेंट देना है या विथहेल्ड करना है, इस सब में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी है कि कितने दिन में उसे असेंट देना है या कितने दिन में उसे विड्रॉ करना है, राइट? तो कई बार जो गवर्नर है वो बिल्स को सिंपली ही कीप्स इट ऑन डिलेइंग, वो उसको सिर्फ अपने पास रख के रखता है। और इसीलिए तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली है उसने रेजोल्यूशन पास किया है कि प्रेसिडेंट शुड डायरेक्ट, प्रेसिडेंट को आदेश देना चाहिए गवर्नर को कि वो एक टाइम बाउंड तरीके में जो है असेंट अपनी बिल्स को दे। इसमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है किसकी? गवर्नर की। आर्टिकल 213 में गवर्नर को ऑर्डिनेंस देने की ये पावर दे रखी है, जबकि कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का हाउस जो है वो सेशन में नहीं है। क्योंकि अगर स्टेट में कोई एक्ट पास होना चाहिए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो दोनों की परमिशन चाहिए। अब दोनों में से कोई भी अगर एब्सेंट है, कोई भी अगर सेशन में नहीं है, तो उस समय ऑर्डिनेंस जो है पास कर सकता है गवर्नर। इसी में पावर टू ग्रांट पार्डन भी आर्टिकल 161 में दे रखी है। मतलब जो गवर्नर को माफ करने की जो अनुमति है, गवर्नर किसी की भी सजा को माफ कर सकता है, वो पावर किसमें दे रखी है? आर्टिकल 161 में दे रखी है। मतलब द गवर्नर कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट और रेमिट द पनिशमेंट और टू सस्पेंड और टू कम्यूट सेंटेंसेस। मतलब किसी भी प्रकार की आपको सजा दी गई है तो जो गवर्नर है वो आपको पार्डन कर सकते हैं। जनरली स्टेट लॉ में अगर कोई सजा थी तो उसमें जो गवर्नर पार्डन करेंगे। अगर सेंटर का कोई लॉ है और उसमें सजा दी गई है तो प्रेसिडेंट विल पार्डन यू। पर सब चीज में माफ किया जा सकता है आपको, बट ए गवर्नर कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस। अगर किसी को मृत्यु की सजा दी गई है तो उसको माफ नहीं कर सकते हैं, आप माफ नहीं कर सकते। बट यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज द सेंटेंस। उसको जो किसी को मृत्यु की सजा है तो उसको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं नेचर, पर आप पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। अगर किसी को फांसी की सजा है तो फांसी की सजा जो है उसको पूरी तरह से माफ कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। Then some financial powers are also given to the governor. For example, money can be introduced in the state legislative assembly on the recommendation of only on the recommendation of governor of the state. मतलब कुछ financial powers भी दी गई है। वो financial powers कैसी है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई मनी बिल पास होना है, कोई ऐसा बिल पास होना है जो आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। मनी बिल कहां पे दे रखा है? आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो बिल तभी पास होगा जब गवर्नर की अनुमति से उसे पेश किया जाए। पेश करते समय ही गवर्नर की अनुमति चाहिए, बाद में तो चाहिए ही चाहिए, पर पेश करने के लिए भी गवर्नर की अनुमति चाहिए। आर्टिकल 202 है, उसमें गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू कॉज टू बी लेड
आर्टिकल 202 में गवर्नर को ये पावर दी गई है और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज पावर ऑफ गवर्नर कि वो हर साल वित्त विधेयक जो बजट है, बजट पास करवाए। ये पावर भी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसकी? गवर्नर की। ठीक है। आर्टिकल 203 में नो डिमांड फॉर ग्रांट शेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। मतलब कोई भी बजट है या कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने किसी प्रोग्राम के लिए कुछ मांग की है, वो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन के, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। गवर्नर जो है वो अपॉइंट भी करता है किसको? चीफ मिनिस्टर को। अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड दैट ए चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर को एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना चाहिए एंड अदर मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर को तो गवर्नर अपॉइंट करेगा और अदर मिनिस्टर्स को भी गवर्नर अपॉइंट करेगा, बट किसकी एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा ना कि उसके मंत्री कौन कौन होंगे, तो वो करना चाहिए। मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर की प्लेजर तक जो है मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते हैं। अब इसमें दो प्रकार के जो है वो चीजें आती है। पहली चीज क्या आती है कि जो मिनिस्टर्स है, देखो अगर एक इंडिविजुअल मिनिस्टर की बात करें, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर की बात करें तो वो इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है वो कब तक ऑफिस में रहेगा? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ही इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। क्यों? क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर जब चाहेगा तब चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा किसको? गवर्नर को, कि इस मंत्री को हटा दो। इसलिए इंडिविजुअली इज रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। तो एक तो होती है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक होती है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी मंत्री है, कोई भी मिनिस्टर है तो वो किसको इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल किसको है? तो वो रेस्पॉन्सिबल किसको होगा? गवर्नर को। और अगर क्वेश्चन आता है कि कलेक्टिवली किसको रेस्पॉन्सिबल है, तो दे आर कलेक्टिवली, सारे मंत्री मिलके इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उन सबको एक साथ हटा सकती है। समझ में आ रही है बात? इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस। एक मंत्री अपने आप में इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल है गवर्नर को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जब चाहे गवर्नर को रिकमेंड करेगा कि इस मंत्री को हटाओ, दूसरे मंत्री को लाओ इसकी जगह पर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, सारे मंत्री और चीफ मिनिस्टर मिला के कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। जब चाहे तब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उनको हटा सकती है। राइट? दैट इज विद रेस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अगर हम लोग डिसमिशन ऑफ मिनिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको बताया कि गवर्नर में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ मिनिस्ट्री विच हैज लॉस्ट द मेजोरिटी इन द हाउस। मैंने अभी बताया कि गवर्नर के पास दो तरीके की पावर है, एक तो कि वो एड एंड एडवाइस पे काम करे, दूसरा डिस्क्रिशनरी पे काम करे। अब मान लो कि कोई जो गवर्नमेंट थी, गवर्नर को ये लगता है कि इसको तो मेजोरिटी नहीं है और फिर वो रिकमेंड कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो गवर्नर उसको मना कर सकता है क्योंकि उसके पास मेजोरिटी नहीं है। नाउ इफ मेजोरिटी नहीं है तो दे आर नॉट गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नर तब रिफ्यूज कर सकता है। महावीर प्रसाद प्रफुल्ल चंद्र में जो केस हुआ 1969 में, उसमें टू अपॉइंट ए चीफ मिनिस्टर एंड टू डिसमिस ए मिनिस्ट्री इज ए मैटर एंटायरली ऑफ द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर। दिस राइट ऑफ गवर्नर इज एब्सोल्यूट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। ये जो है 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना और मिनिस्ट्री को डिसमिस करना, इट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। और ये डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की जो है, इट इज अनरेस्ट्रिक्टेड एंड इट इज एब्सोल्यूट। मतलब गवर्नर को लग रहा है कि वो माइनॉरिटी में है तो वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए बुला सकता है। अगर उससे लग रहा है कि वो माइनॉरिटी में है तो उसको रिमूव भी कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की बात आई। देखो, अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो अलग अलग बात हो गई है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की बात है, तो आप वो तो गवर्नर ऐसे ही किसी भी असेंबली को डिसॉल्व थोड़ी करेगा, राइट? पर गवर्नमेंट को तो हटा सकता है। गवर्नमेंट को हटाना और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना अलग अलग बात है, क्योंकि गवर्नर तो उस असेंबली में से फिर से कोई भी किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अनुमति दे सकता है,
या उसको न्योता दे सकता है कि मेजोरिटी प्रूव करो और चीफ मिनिस्टर बन जाओ, राइट। तो डिसोल्व करना है असेंबली को, डिसोल्व करना है तो आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में द गवर्नर मे समन और प्रोरोग एंड डिसोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर को 174 में पावर दी गई है कि वो आदेश, अपने आदेश से असेंबली को समन करे, उसको प्रोरोग करे, मतलब उसके सेशन को खत्म करे, या फिर उसको डिसोल्व करे। डिसोल्व का मतलब क्या हुआ, जब असेंबली को ही डिसोल्व कर दिया गया है, अब नए इलेक्शन होंगे। समन और प्रोरोग, प्रोरोग का मतलब सेशन खत्म हुआ है, असेंबली डिसोल्व नहीं हुई है। पर डिसोल्व का मतलब क्या हुआ, जब पूरी तरह से असेंबली को ही डिसोल्व कर दिया गया, अब फिर से इलेक्शन होके नए मेंबर्स चुने जाएंगे। देयरफॉर गवर्नर may dissolve the house where ministry has lost the majority and no alternative stable ministry is possible। मतलब क्या हुआ, जब गवर्नर को पता है, गवर्नर को पहली चीज ये पता चली कि अब ये जो गवर्नमेंट है ये मेजोरिटी में नहीं है। अब गवर्नर को ये पता है कि ये गवर्नमेंट मेजोरिटी पे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो उस गवर्नमेंट को हटाएंगे। गवर्नमेंट को हटा के जो लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट को हटा के लेजिस्लेचर में से दूसरे हिस्से को बुलाएंगे कि आप आके सरकार बनाओ। पर अगर कोई भी स्टेबल सरकार नहीं बना पा रहा है, राइट, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, गवर्नर को असेंबली को डिसोल्व करना पड़ेगा ताकि नए इलेक्शन फिर से हो सके। तो जब कोई भी नो अल्टरनेट स्टेबल गवर्नमेंट इज पॉसिबल, तो गवर्नर विल हैव टू डिसोल्व द असेंबली फॉर न्यू इलेक्शंस। ही कैन ऑल्सो रिजर्व बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल्स को रिजर्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ही कैन गिव असेंट टू द बिल्स, बिल्स को असेंट दे सकता है। ही कैन विदहेल्ड द असेंट, मतलब अपने सहमति को रोक सकता है। रिटर्न द बिल, अगर मनी बिल है तो उसको जो है अनुमति देनी ही पड़ेगी, वो तो पावर प्रेसिडेंट की टाइप की है। क्योंकि मनी बिल को क्यों उसको वो देना पड़ता है, क्योंकि मनी बिल इंट्रोड्यूस ही उसकी परमिशन से किया जाता है। अभी पहले मैंने बताया ना फाइनेंशियल पावर में कि आर्टिकल 110 में कोई मनी बिल है तो मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नर की परमिशन से, तो वो उसमें कुछ नहीं कर सकता, ही कांट रिटर्न इट, वापसी नहीं भेज सकता। या तो उसको असेंट देनी पड़ेगी या विथहेल्ड करनी पड़ेगी। जनरली असेंट देते हैं वो, क्योंकि उसकी परमिशन से ही उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ही कैन ऑल्सो रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो उस बिल को अस्थायी रूप से रोक सकता है, किसके लिए, कि मैं इसको एक बार प्रेसिडेंट साहब को दिखाऊंगा, उसके बाद असेंट या रोकूंगा। तो इसमें आर्टिकल 200 में दे रखा है कि गवर्नर शैल रिजर्व एनी बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट इफ such a bill in his opinion become law it would derogate from the powers of the high court। मतलब क्या हुआ, किसी भी बिल को रिकमेंडेशन के लिए, किसी भी बिल को असेंट के लिए या किसी भी बिल को कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो रोक सकता है। पर कुछ बिल्स ऐसे हैं जिनको कंपल्सरीली उसे रोकना पड़ेगा, जिसको कंपल्सरीली उनको रोकना पड़ेगा। ऐसे बिल कौन से होंगे, एक तो वैसा बिल जो हाई कोर्ट की पावर्स के साथ खिलवाड़ करता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई बिल पास करती है जो हाई कोर्ट की पावर्स को लेके इश्यू बन सकता है आगे जाके, तो वैसे बिल को रोकना, उसको, वैसे बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजना अनिवार्य है। एज टू एंडेंजर द पोजीशन विच दैट कोर्ट इज डिजाइन टू फुलफिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये आर्टिकल 200 में ऐसे बिल को रोकना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है, तो कोई भी मनी बिल आया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय पे, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आर्टिकल 360 में जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है, अगर उसके अंतर्गत कोई बिल आया है तो उसकी परमिशन प्रेसिडेंट से ही मिलेगी। अगर आर्टिकल 356 क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल। आर्टिकल 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल। अगर प्रेसिडेंट्स रूल कहीं लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा, आर्टिकल 356 की लैंग्वेज क्या कहती है। आर्टिकल 356 कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म हैज फेल्ड इन ए स्टेट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी डिस्क्रिप्शन पे कहीं पे भी प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं, पर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है वो किस ग्राउंड पे लगाया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। अब उनको पता कैसे चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, दैट इज डन बाय द गवर्नर की रिपोर्ट, या तो गवर्नर की रिपोर्ट और अदरवाइज
गवर्नर की रिपोर्ट नहीं है तो भी चलेगा, बट आइडियली इट शुड बी ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट, कि गवर्नर ये रिपोर्ट भेजना चाहिए कि इस स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, इस स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड इन द स्टेट, यू प्लीज इंपोज प्रेसिडेंट रूल, आपका शासन यहां पर लगाओ, तो वो लगाया जाता है। तो गवर्नर की रिपोर्ट आनी चाहिए आर्टिकल 356 के लिए, that governor should report to president that a situation has arisen, मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है, the government of state cannot be carried on accordance to the provision of constitution, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती है, तो ऐसी रिपोर्ट गवर्नर भेजेगा, तब वहां पर क्या होगा, प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाएगा अंडर आर्टिकल 356। इट इज द गवर्नर्स रिपोर्ट विच जनरली फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट्स एक्शन टेकन अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द रिपोर्ट कैन नॉट बी मेड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्रियल एडवाइस। अब ये गवर्नर की रिपोर्ट जानी है, अब यहाँ पर ऐसी बात आ जाती है कि गवर्नर को तो रिपोर्ट जो है वो अपनी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से बनानी चाहिए, पर इसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन्ड है कि जो गवर्नर की रिपोर्ट है वो मिनिस्टीरियल एडवाइस के ऊपर बेस नहीं होनी चाहिए, गवर्नर को खुद को ऐसा लगना चाहिए, राइट। सो इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन से इज, हम लोग कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं, देखो मुद्दा क्या था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है तमिलनाडु की, उसने रेजोल्यूशन पास किया है कि गवर्नर को आदेश दे, कौन आदेश देगा उनको, प्रेसिडेंट आदेश दे कि वो जल्द एक टाइम बाउंड, एक समयबद्ध तरीके से जो भी असेंट देना है या विदहोल्ड करना है बिल्स को वो करे, राइट। तो इसमें कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन ये आ जाएगा कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एक संवैधानिक पद है ये, और संवैधानिक हेड कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, इट इज द गवर्नर। देन ही वर्क्स एज ए मीडिएटर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। देयर इज पॉसिबिलिटी दैट रूलिंग पार्टी एट सेंटर में यूज द ऑफिस ऑफ गवर्नर टू सप्रेस द अपोजिट पार्टीज इन द स्टेट। जो अपोजिशन पार्टीज है स्टेट गवर्नमेंट्स में, उनकी अगर सरकार चल रही है तो पॉसिबिलिटी है कि सेंटर जो है, जो अलग पार्टी की सरकार वहां है, तो वो गवर्नर के जरिए उन अपोजिशन की पार्टीज को या अपोजिशन की गवर्नमेंट्स को क्या कर सकती है, प्रताड़ित कर सकती है, उनको हरास कर सकती है, उन्हें परेशान कर सकती है। गवर्नर शुड एक्ट एज हेड ऑफ द स्टेट एंड एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, मतलब गवर्नर को एक ही साथ में दो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है, एक तो कि वो हेड ऑफ स्टेट, दूसरा उसके साथ साथ में कि ही शुड बी एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ सेंटर, कि सेंटर को कुछ चाहिए अगर स्टेट में विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली इज टू बी डन, तो वो उनको करके देना चाहिए, राइट। ये हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और आपको शुभकामनाएं, थैंक यू।